अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप कि आप सब जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे। और आज जो हमने स्टडी करना है टॉपिक वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की बात की थी। हमने दो किस्म के सॉल्वेंट्स की बात की थी, एक तो एक्वस सॉल्वेंट है और दूसरे कौन से हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। एक्वस सॉल्वेंट कौन से हैं हमारे पास? वाटर जो है ये हमारा एक्वस सॉल्वेंट है। ठीक है, H2O ये अकेला सॉल्वेंट जो है ये हमारा एक्वस सॉल्वेंट है। और बाकी जितने भी सॉल्वेंट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, जैसे हमने अमोनिया को पढ़ा है, हमने जो है वो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को पढ़ा है, ये क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। ठीक है, ये दोनों क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं। अब इस नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हम एक और सॉल्वेंट का इजाफा करने वाले हैं, उसका नाम है SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है, सबसे पहले तो हम इसकी जो हैं वो जनरल प्रॉपर्टीज़ का ज़िक्र कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये क्या है, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, ये क्या है, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जिसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है उसको कहते हैं नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए SO2 है हमारे पास, तो यहाँ पर कोई भी जो है वो हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए पहली इसकी जो हमारे पास जनरल प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है। दूसरा क्या है, ये STP पे बात कर ले। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये क्या है, STP है हमारे पास। ये क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। और एक NTP, ये टर्म्स आपको आनी चाहिए, इसे कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, STP के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर है वो होता है हमारे पास 298 केल्विन, और जो प्रेशर है वो कुछ 0.987 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, NT पे ऊपर जो आपका टेम्परेचर की जो रेंज है वो 293 केल्विन है, और जो प्रेशर होता है वो आपका 180 m होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपका जो गैस इधर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो है 24.414 DM³ DM का मतलब क्या है, 1 लीटर। ठीक है, DM³ मतलब 1 लीटर। और इसके ऊपर जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो 24.0548 DM³ जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो दोनों में जो है वो डिफरेंस है। NTP और STP, आपसे अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ STP एंड NTP, तो आपको ये चीज़ें का जो है वो इल्म होना चाहिए कि क्या है STP सॉरी, और क्या है NTP क्या है। अब दोनों जो हैं जब आप देखते हैं तो चाहे आप STP लें, स्टैंडर्ड लें, या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड लें, आपका जो SO2 है ये क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये क्या है, लिक्विड की फॉर्म में ये जो है वो ये एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी हमने इसकी डिस्कस करनी है, ठीक है, जो अगली प्रॉपर्टी हमने जो इसकी डिस्कस करनी है वो किस बारे में है कि हमें जो है क्या है, ये बड़ा हार्मफुल है। ठीक है, ये क्या है, हार्मफुल सॉल्वेंट है। इवन 0.04% भी आपको कंसंट्रेशन मिल रही है इसको, तो इस कंसंट्रेशन के ऊपर भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे पास। ठीक है, अगर इससे कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, अब देखें, जब SO2 को हम देखते हैं, SO2 क्या है, सल्फ़र है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर कोई लोन पेयर जो है ना वो स्ट्रक्चर है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट
कोई नहीं है हमारे पास। तो जब हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है, ना जो है वो इसके अलावा जो है वो और बॉन्डिंग जो इंटरमालिक्यूलर स्ट्रॉन्गर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या हैं, वो प्रेजेंट कोई नहीं है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्गर इंटरमालिक्यूलर जो हैं वो फोर्सेस वो क्या है, प्रेजेंट कोई नहीं है। तो SO2 जो है वो एसोसिएशन नहीं कर पाता है। ठीक है, एसोसिएशन नहीं करता मींस क्या है, लार्ज चेन स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बनाता है ये। ठीक है, लार्ज चेन जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उनको ये नहीं बनाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट आपने प्रॉपर्टी इसकी जनरल प्रॉपर्टी की बात करनी है कि इसमें एसोसिएशन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं एग्जिस्ट करती। तो ये जो है लार्ज जो है वो चेन स्ट्रक्चर नहीं बनाता। इसके अलावा अगर आप देखें HNO3 को देखें या आप HCl को देखें या HF को देखें तो ये क्या है, लार्ज चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड में क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये लार्ज चेन स्ट्रक्चर वगैरह जो है उनकी फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला है इसका क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है उसकी वैल्यू बहुत लो है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक जो कॉन्स्टेंट है इसका वो क्या है, उसकी वैल्यू जो है वो बहुत क्या है, लो है। जो ही कोई भी आपका सॉल्वेंट जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू बहुत कम होगा वो क्या होगा, कोवलेंट। ठीक है, वो कोवलेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके साथ उसका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सॉल्वेंट होगा। कौन से? कोवलेंट स्ट्रक्चर्स के लिए गुड सॉल्वेंट है फॉर कोवलेंट स्ट्रक्चर के लिए। तो SO2 जो है ये कोवलेंट स्ट्रक्चर्स के लिए जो है वो बड़ा अच्छा सॉल्वेंट है। लेकिन अगर एक सॉल्वेंट जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, ठीक है, अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो वो जो हमारे पास आयोनिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो आयोनिक स्ट्रक्चर्स हैं ये उनके लिए बड़ा क्या है, सूटेबल सॉल्वेंट है। अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो कोवलेंट स्ट्रक्चर्स के लिए जो है वो अच्छा सॉल्वेंट है, और अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो आयनिक स्ट्रक्चर्स के लिए ये क्या है, एक अच्छा सॉल्वेंट है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसकी लिक्विड रेंज की बात करें, ठीक है जी, लिक्विड गैप की बात करें या लिक्विड रेंज की बात करें तो वो एक ही चीज़ है। लिक्विड गैप जितना ज़्यादा होता है कोई सॉल्वेंट उतना ही जो है वो अच्छा होता है। ठीक है, अब इसकी जो लिक्विड रेंज है वो हमारे पास है जी -75.46 सेल्सियस से 10.02 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको अगर केल्विन में लिखें तो ये आती है 197.5 टू 263 केल्विन। तो ये इसकी जो है हमारे पास क्या है, लिक्विड गैप है, या हमारे पास इसका क्या है, लिक्विड रेंज है। अब ये तो थी इसकी क्या थी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। आई होप कि आप जो है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाए हैं, और आपने एग्जामिनेशन में जो है वो बिल्कुल इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लिखना है और इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। अब अगर हम इसके जो दूसरा है वो हम इसके केमिकल रिएक्शन जो हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनकी बात करते हैं कि इसके केमिकल रिएक्शन जो हैं वो क्या हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जब हम बात करते हैं तो हमने डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं। एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है, कौन सा पढ़ा है, एसिड बेस रिएक्शन पढ़े हैं, और जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम जो हैं वो इसके एसिड बेस रिएक्शन जो हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका सबसे पहला जो आपने इसका रिएक्शन लिखना है वो एसिड बेस रिएक्शन है। तो एसिड बेस रिएक्शन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है उसका नाम है आपके पास सेल्फ आयोनाइजेशन। ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट जितनी आसानी से जो है वो आयोनाइज होगा उसका जो एसिड बेसिक करैक्टर्स जो हैं वो उतने ज़्यादा होंगे, वो एसिड और बेस रिएक्शन उसके उतने ज़्यादा होंगे। जैसे अगर हम SO2 की बात करें, जब ये अपने जैसे एक और SO2 के साथ रिएक्ट करता है तो एक जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, कैटाइन बनेगा, और एक क्या बनेगा, एनाइन बनेगा। ठीक है, ये एसिड है और ये आपका क्या है, बेस है।
अगर किसी सॉल्वेंट में SO2 जो है वो कैटाइन देगा तो वो एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा होगा, और अगर ये वाले देगा तो वो फिर क्या होगा, बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा होगा। अब हम रिएक्शन पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड है, थायोनाइल क्लोराइड जो है वो सीजियम सल्फाइड, ठीक है, ये क्या है, सीजियम सल्फाइड। आपने जो है वो एक डिफरेंस याद रखना है, सल्फेट क्या होता है, ठीक है, सल्फाइड क्या होता है, सल्फेट क्या होता है SO4-2, और सल्फाइड क्या होता है SO3-2। इन दोनों में जो है वो डिफरेंस है। तो ये जो सीजियम सल्फाइड जो है, इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो हमारे पास सीजियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, और साथ में जो है वो आपके सॉल्वेंट की फॉर्मेशन हुई है। तो ये जो है एक हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन है। ये वाला जो है वो सीरियम थायोनाइल क्लोराइड जो है वो क्या कर रहा है, थायोनाइल क्लोराइड जो है वो इसमें इस रिएक्शन में जो है वो SO2+ आयन दे रहा है, और सीजियम सल्फाइड जो है वो क्या है SO3-2 आयन दे रहा है। तो ये एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, और ये जो है वो बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो हम रिएक्शन करते हैं वो है थायोनाइल ब्रोमाइड। थायोनाइल ब्रोमाइड जो है वो CH3 4N ट्वाइस SO3, ठीक है, इसका नाम है, ये क्या है, बिस, ठीक है, दो है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बिस क्या होते हैं, ट्रिस क्या होते हैं, इन सारों को जो है वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इसका नाम है बिस, ठीक है। जब हम पाई एक्सेप्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो तब हम जो है वो नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे अपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसका नाम है बिस टेट्रामिथाइल, बिस टेट्रामिथाइल अमोनियम, अमोनियम, और आगे क्या है, सल्फाइड, सॉरी, ठीक है, क्या है, बिस टेट्रामिथाइल अमोनियम सल्फाइड। जब ये थायोनाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई है उसका नाम है जी CH3 4, आगे क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। ये भी क्या है, बिस टेट्रामिथाइल अमोनियम, और आगे क्या आ जाएगा, Br, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रोमाइड, बिस टेट्रामिथाइल अमोनियम, ब्रोमीन की वजह से इधर क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड आ जाएगा, और साथ में क्या बनेगा हमारे पास SO2 बन गया आपका जी, ठीक है। साथ में क्या बन गया, SO2 की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, अब था SO2 जो है इसका मैंने बताया है कि जो -10 डिग्री के और 0 डिग्री के ऊपर ये क्या है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब इसके एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो इसके लिए हमें कंडक्टोमीटर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कंडक्टोमीट्री, ठीक है। कंडक्टोमीट्री जो है वो एक टेक्निक है, ये भी हमारे पास टाइट्रेशन करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। नॉर्मली जो हम जो एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं उसमें हमें जो है वो एक इंडिकेटर की जो है ना वो ज़रूरत होती है, लेकिन कंडक्टोमीट्री टाइट्रेशन में या कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन में हमें जो आपका इंडिकेटर है, ठीक है, एक इंडिकेटर जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, उसमें हमें जो है वो एक इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो आपका जो जो एसिड बेस टाइट्रेशन जिसमें आप कोनिकल फ्लास्क और जो है वो ब्यूरेट वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, हमारे इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। इसके बाद जो आगे हमने पढ़ना है उसमें हमने जो है वो डिस्कस करना है, जो हमने बात करनी है, जो दूसरे टाइप की रिएक्शन है उसकी हमने बात करनी है, और वो कौन से हैं हमारे पास, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन,
ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इनकी बात करेंगे। अब देखिए, इसकी हमारे पास जो पहली एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इनकी, जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हमने क्या करना है, स्टेनस क्लोराइड PbCl3 जो है इसको लिथियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, बन क्या रहा है हमारे पास, लिथियम क्लोराइड। ठीक है, लिथियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई और साथ में जो है वो स्टेनस आयोडाइड जो है, ठीक है, स्टेनस आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी और ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक्ट एज ए मीडियम। ठीक है, वो मीडियम है जहाँ पर स्टेनस क्लोराइड और लिथियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, लिथियम आयोडाइड जो आपकी वाटर का जो मीडियम है उसमें सॉल्युबल है और ये वाला इनसॉल्युबल होता है आपके, सॉरी, ये इनसॉल्युबल है और ये वाला क्या है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की तो उसमें इनकी सॉल्युबिलिटी ही चेंज हो जाती है। तो ये एक तरह से बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो वाली चीज़ें जो वाटर में सॉल्युबल है उनको सेपरेट करने के लिए, प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हम जो हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम आयोडाइड बनता है और साथ में NaCl की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए, ये NaCl जो है ये वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो मीडियम है इसमें ये क्या है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जो है वो नीचे बैठ जाता है। ये एल्यूमिनियम आयोडाइड जो है ये भी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड में ये सॉल्युबल है लेकिन वाटर में ये क्या है, इनसॉल्युबल है। इसी तरह आप पोटाशियम ब्रोमाइड जो है, पोटाशियम ब्रोमाइड जो है इसको थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपके पास जो है वो थायोनाइल ब्रोमाइड, ठीक है, थायोनाइल ब्रोमाइड ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड में सॉल्युबल है और साथ में पोटाशियम आयोडाइड बनेगा, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना भी है और आपने सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी जो है चैनल को जो है वो शेयर करते रहना है आपने। उसके बाद अगला जो हमारे रिएक्शन है वो है एम्फोटेरिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, एम्फोटेरिक रिएक्शंस। ठीक है, एम्फोटेरिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसी स्पीशीज जो एसिड के तौर पर भी एक्ट करे और बेस के तौर पर भी एक्ट करे। जैसे ये देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, ठीक है, इसका जब हम बिस, ठीक है, बिस जो आपका टेट्रा अमोनियम सल्फाइड जो है, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो Al2SO3 ट्राइस प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है और साथ में आपका क्या बनता है, 6CH3 4 नाइट्रोजन, ये ट्वाइस है, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, क्लोराइड। ठीक है, ये ट्वाइस नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, क्लोराइड की फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए आपका SO3 जो है ये इसने क्या है, एनाइन की फॉर्म में, ये यहाँ से रिलीज़ हुआ है SO3-2 की फॉर्म में। यहाँ ये जो आपका सॉल्वेंट है यहाँ पर ये एज ए बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ ये क्या कर रहा है, एज ए बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर इसी सॉल्वेंट जो है, जो आपने ये जो आपका सॉल्वेंट है इसकी मिकदार आप बढ़ा देते हो, ठीक है, आप इसकी मिकदार जो है वो क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो, तो तब जब ये रिएक्ट करेगा तो तब ये जो है वो एसिड के तौर पर जो है वो एक्ट करना शुरू कर देगा। CH3 आपका 4 बन गया, नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या है, ट्वाइस है और SO3 जो है। अब ये जो है, अब इसने पहले तो जो है वो SO3-2 आयन दिए हैं, अब ये जो है इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा और हमारे पास क्या बनेगा, CH3
क्या है, टेट्रामिथाइल अमोनियम, और ये क्या है, ट्रिस। ठीक है, ये अभी ब्रिस नहीं रहा, दो नहीं, बल्कि ये क्या हो गया, ट्रिस। और साथ में क्या है, Al2, साथ में आपका क्या बना है, Al2SO3 ट्राइस, और ये क्या है, एनाइन बन गया आपका। ठीक है जी। अब अगर आप इसमें जो है मज़ीद जो है वो थायोनाइल क्लोराइड को ऐड करेंगे, तो ये जो आपका डिज़ोल्व फॉर्म में है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ कि जब आप यहाँ पर थायोनाइल क्लोराइड ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर रख देंगे, तो ये क्या होगा, Al2SO3 आपका ट्राइस बनेगा, ये वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, साथ में आपका जो सॉल्वेंट है वो बचेगा, और साथ में जो आपका ये जो है आपका जो आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे थे वो क्या है, आपका जो है वो वैसे ही आ जाएगा, टेट्रा अमोनियम क्लोराइड जो है इसकी भी फॉर्मेशन होएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमने सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शन की टाइप पढ़नी है वो है आपका रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, वो कौन से हैं आपके, रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं उनकी बात करें। रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो प्रीवियस वीडियोस जो हैं उन्हें में भी जो है मैं बात कर चुका हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन जो हैं इनके बारे में मैं प्रीवियस वीडियोस जो हैं उनमें भी बात कर चुका हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन जो हैं वो क्या होते हैं, जिनमें जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो वो साइमल्टेनियसली हो रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब कैसे पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है, इसके ऊपर जो है वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, और जल्द ही जो है वो मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी। सबसे पहले आपने जो है बात करनी है FeCl3। ठीक है, आयरन क्लोराइड जो है जब इसको पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो आपके पास ये क्या है, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड से ये कन्वर्ट हो जाता है फेरस क्लोराइड में, और साथ में पोटाशियम आयोडाइड क्लोराइड और साथ में आयोडीन की फॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे जी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। तो देखिए यहाँ पे आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्लोरीन की -1 है, पोटाशियम की आयोडीन की -1 है, और पोटाशियम की क्या है, +1। अब जब ये रिएक्शन परफॉर्म होता है तो हमारे पास जो नई ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं उसमें आयरन जो है उसकी +2 है, क्लोरीन की -1 है, यहाँ पर पोटाशियम जो है उसकी +1 है, आयोडीन की -1, क्लोरीन की -1 है। और अगर हम जो है वो आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो है अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई है, ये -1 से क्या चला गया है, 0 में चला गया है, तो इसकी क्या हुई है, इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, और ये जो है +3 से +2 में चला है, तो इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहाँ पे रिडक्शन हुई है और यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। मैं इसके ऊपर जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव जो है वो आपके लिए एक लेक्चर जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ, और जल्दी ही जो है वो हम इसको मैं इसको अपलोड भी करूँगा। ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपका स्टेनस क्लोराइड जो है, स्टेनस ट्राइक्लोराइड जो है, इसका जो है वो हम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, पोटाशियम आयोडाइड के साथ, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है वो स्टेनस पेंटाक्लोराइड है, और ये जो है वो स्टेनस ट्राइक्लोराइड में, पोटाशियम आयोडाइड में और आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करते हैं तो हमारे पास आपने जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करनी है। ये आपका स्टेनस जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 है, इसकी -1 है, पोटाशियम की +1 है, इसकी -1 है, और ये +3 हो गया, यानी +5 से ये किस में चला गया, +3 में, तो इसकी क्या हो गई है यहाँ पर
रिडक्शन हो गई है। ठीक है, इसकी यहाँ पे क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। और ये आपका जो आयोडीन है ये -1 से 0 में चला गया है, तो इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन, इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। तो आप देखेंगे कि आप बात करेंगे कि यहाँ पर कहीं पे भी जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रेजेंट इस वजह से नहीं है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड एज ए मीडियम के तौर पर। ठीक है, उसके बाद हमने बात करनी है सॉल्वोलाइसिस की। ठीक है, हमने बात करनी है सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ ए सॉल्वेंट। ठीक है, आपका जो सॉल्वेंट है उसकी क्या हो जाती है, लाइसिस हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी कैसे लाइसिस होती है। ये हाँ हमारे पास जिंक का जो है वो साल्ट है, इसका नाम क्या है, डाईमिथाइल जिंक का जो है ये डाईइथाइल जिंक है। ये डाईइथाइल जिंक जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास क्या बना है, जिंक ऑक्साइड बना है। और साथ में क्या बनेगा आपका C2H5 2SO। ठीक है, ये क्या है आपका जो है वो साल्ट की फॉर्मेशन हो गई है। ये आपका जिंक का जो है वो इथाइल था, डाईइथाइल जिंक, ये सल्फर डाइऑक्साइड के। अब देखिए यहाँ पे लाइसिस कैसे हुई है, जिंक ऑक्साइड जो है वो ब्रेक डाउन कर गया है SO+2 में और साथ में O-2 में। ये O-2 जो है ये आपका इसके साथ जुड़ गया है जिंक के साथ, और ये जो +2 है ये आपका इधर आ गया। तो ये क्या है, एक सॉल्वोलाइसिस है। इसी तरह आप जो है वो और एग्जांपल दे सकते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है इसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपका POCOL3 और साथ में SOCl2 की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे भी आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन कर गया। ठीक है, इसके अलावा भी आप जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर आपने जो अगला रिएक्शन की बात करनी है वो है आपका क्या है, सॉल्वेशन है। ठीक है, सॉल्वोलाइसिस और सॉल्वेशन में मैंने फ़र्क बताया था आपको कि यहाँ पर ऑटो आयनाइजेशन होती है सॉल्वोलाइसिस में, और यहाँ पर ऑटो आयनाइजेशन नहीं होता, बल्कि आपका जो सॉल्वेंट है वो आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, स्ट्रॉन्ग कर लेता है। जैसे आपका रुबिडियम आयोडाइड है, तो ये जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और रुबिडियम आयोडाइड जो हैं वो एक जगह पर जो हैं वो कोएग्जिस्ट करना शुरू कर देंगे। उन्होंने क्या कर लेना है, इसको सराउंड कर लेना है चारों तरफ से। जैसे मैंने NaCl का बताया था कि वो कैसे NaCl जो है उसको कैसे जो है आपका सॉल्वेंट जो है वो सराउंड कर लेता है। ठीक है, इसी तरह आपका जो है वो टाइटेनियम टेट्राब्रोमाइड जो है इसका सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो आपका टाइटेनियम टेट्राब्रोमाइड जो है ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड के, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, सॉल्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जो रिएक्शन है वो क्या है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये आपके कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन जो हैं उनमें भी ये क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या है कि आप जो है क्या करते हो, स्टेनस क्लोराइड जो है इसको लेते हो, इसको पोटाशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये एक कम्प्लेक्स जो है स्टेनस क्लोराइड जो है ये कम्प्लेक्स जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है इसके जो हैं वो कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें हमने बात की है इसके डिफरेंट टाइप ऑफ जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस की, और हर एक जो है उसको हमने बारी बारी जो है वो डिस्कस किया। अब ये जो है आपका SO2 जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी इसके कुछ रिएक्शन हैं, उनको हम जो है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, और लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।